एनीबडी? नहीं सर। नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला फंडामेंटल एक थ्योरम है इसका, और इसको एक्चुअली थ्योरम नहीं, इसको कहा जाता है न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले ये वाला सीखो जो कि बेस है तुम्हारा इस चैप्टर का। देखो, व्हाट डज दिस थ्योरम से? a to b fx dx is equal to fb minus of fa, right? Where f of x is antiderivative. This is antiderivative of fx. अब एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? तो देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मेथड से जो फंक्शन आएगा उस वही तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव है। मतलब सीधा सा है, देखो f ऑफ x इज नथिंग बट इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू एफ एक्स, ये कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही चीज कह सकते हो। तो अब एक यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा। डेफिनेट इंटीग्रल सबका होगा। क्यों? कल पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या सिग्निफाई करता है, बताओ? नेट एरिया बाउंडेड बाय एनी कर्व विथ एक्स एक्सिस, करेक्ट? लेकिन क्या ऐसा फंक्शन हमेशा पॉसिबल है जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे? नहीं। देखो, कॉमन सा एग्जांपल है, मैंने इंडेफिनिट के दौरान भी सिखाया था। देखो, ये मैं खुद ही तुमको सॉल्व करके सिखाऊंगा। दिस इंटीग्रल गिव्स यू पाई बाई 2, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव sin x by x है। देयर इज नो सच फंक्शन। यानी क्या इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। ठीक इसी तरह से देखो, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x dx, और ये होता है माइनस ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ log 2। देखो, ये भी हम निकाल के दिखाएंगे, लेकिन अगर लिमिट हटा दें तो ये भी इंटीग्रेबल नहीं है। मतलब इस फंक्शन का भी एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसा एक नहीं, ऐसा इनफाइनाइट फंक्शंस है। देयर आर इनफाइनाइट सच फंक्शंस जिनका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात एकदम क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। तो अगर मान लो एंटी डेरिवेटिव नहीं है तो क्या इंटीग्रेशन तुम कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए मैंने पिछले क्लास में एक टेक्निक सिखाया था, ये याद होगा? a to b fx dx is equal to, ये कितना होता है? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी b माइनस a बाई n, और यहां समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n f ऑफ a प्लस r टाइम्स b माइनस a बाई n। देखो, ये सिखाया था। तो हम उसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी निकाल सकते हैं, राइट? और फाइनाइट सीरीज बना के भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, वो धीरे धीरे सीखोगे। अब देखो, इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन तुम करते हो, लेकिन ये थ्योरम एक्चुअली तुम नाम से नहीं जानते होगे, इसीलिए मैंने बताया। अब यार देखो, मान लो जैसे एग्जांपल, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स एक फंक्शन इवैल्यूएट किया, तो बताओ इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल से क्या आएगा? इसका x क्यूब बाई 3 और प्लस एक फंक्शन सी आएगा। यस सर। अब देखो, इस पूरे के ऊपर लिमिट हम 0 से 2 पुट करते हैं। देखो, तो कैपिटल एफ एक्स मेरा यहां पे इस केस में ये फंक्शन है। ठीक है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहां पे पहले 2 पुट कर दो, तो देखो ये 2 क्यूब बाई 3 प्लस सी माइनस ऑफ 0 क्यूब बाई 3 प्लस सी, और देखो ये जोड़ जाड़ के कितना आया? 8 बाई 3 आया। देखो सी सी कट गया। हाँ यस सर। सर। हाँ, है ना? यस सर। तो यहां से देखो, ये थ्योरम तो नो डाउट लिखोगे, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि even if a function's antiderivative does not exist, still the definite integral will always have a value. Correct? समझ में आया बात? यस सर। मिटा दें इसको। हाँ सर।
देखो कोई कंफ्यूजन, किसी का भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। सर वो वाला लाइन फिर से एक बार बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? देखो, even if a function's antiderivative does not exist, even if a function's antiderivative does not exist, still its definite integral will have a value. Still its definite integral will have a value. हाँ, ये अलग बात है कि देखो there are different methods to evaluate a definite integral. All right. अब हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, a टू b अगर मैं जीरो को इवेलुएट करूं तो ये हमेशा जीरो होता है। देखो दो लॉजिक है। अगर जीरो dx का इवेलुएशन करते हो तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। तो अब यहां पे देखो, तो ये पुट करेंगे तो देखो ये c माइनस सी यानी कितना आ गया, जीरो। ये पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है, देखो y इक्वल टू जीरो, ये लाइन है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एरिया बनाएगा, जीरो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, So that sir. is why a to b 0 dx is always equal to 0. दूसरा, अगर मान लो मैंने यहां पे a to b सपोज k टाइम्स ऑफ fx dx लिखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, k को तुम बाहर ले जाओ और सिंपली ऐसे लिख दो। ऑलराइट, ये इंडेफिनिट में भी था। देखो तीसरा, a to b fx dx can very well be written as a to b f of t dt, या इसको हम a to b f of z dz, यानी देखो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम बदल रहे हैं, राइट? अब एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिसाइडेड बाय द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट? वैल्यू इसी से ना डिसाइड होता है। Yes, अब sir. वैल्यू अगर हम इसका नाम बदल देंगे तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? एग्जाम्पल, समीर का नाम अगर चेंज करके मान लो मौसूफ कर दिया, तो क्या समीर का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो वही कहानी यहाँ पे है। देखो x को खाली मैंने नाम दे दिया t। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, कैपिटल एफ आएगा। लिमिट पुट करोगे a से b तो ये एफ बी माइनस एफ ए यही ना रहेगा। देखो यहां पे एंटी डेरिवेटिव तुम लिखोगे एफ ऑफ टी, और अब टी का वैल्यू पुट करोगे ए टू बी यानी एफ बी माइनस एफ ए। देखो कोई बदलाव हो रहा है वैल्यू में? तो चेंजिंग द दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे। चेंजिंग नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, करेक्ट? अब एक छोटा सा एस्पेक्ट और यहां इसी पे हम दिखा दे रहे हैं। ये बताओ, ये a to b fx dx यानी ये पूरा एरिया, देखो हाँ है ना? अब पिछला क्लास में याद करो, हमने इस एरिया को n पार्ट्स में तोड़ के इवेलुएट किया था। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम चाहें तो इसे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स में तो तोड़ ही सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये टोटल एरिया a to c प्लस c to d प्लस d to b के बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो चौथा प्रॉपर्टी ऐसे आता है कि a to b fx dx, this can be written as a to c fx dx प्लस यहां c से d fx dx और प्लस d से लेकर b तक fx dx। देखो मैंने इस इंटीग्रल को तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया, यानी ये देखो ये तीनों एरियाज का सम जितना होगा वही नहीं होगा। देखो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से भी सेम चीज आएगा, या देखो
ये Yes, वाला sir. एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे। अब राइट साइड में आओ, देखो इसको क्या लिखोगे? अरे एफ सी माइनस एफ ए बोलो, अगला क्या लिखेंगे? FD minus FP, sir. और ये वाला एफ बी माइनस एफ डी। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इसके साथ कटा, देखो एफ सी इसके साथ कटा, रिजल्ट बचा क्या? FB minus FA. यानी सेम चीज है। तो Yes, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बताओ? किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को जितना मर्जी उतना पॉइंट्स में तुम तोड़ सकते हो, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया बात? यानी इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि नहीं? हाँ सर। ऊपर वाला मिटाए, Yes, sir. यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो देखो सबसे कॉमन जो काम का प्रॉपर्टीज है, चेंजिंग नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, और एक डेफिनेट Yes, इंटीग्रल को जितना मर्जी उतना पॉइंट्स पे तोड़ा जा सकता है। अब मान लो हाँ, यहां पे है AC से लेकर BC f ऑफ x बाई सी डी एक्स, तो इसको हम लोग देखो एक छोटा सा काम करते हैं, x बाई सी को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x कितना हुआ बोलो? ct। CT. dx कितना हुआ? cdt। CDT. अब देखो डेफिनेट का खास बात यह है, इंडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन करते थे तो उसके बाद फिर करते गए, फिर लास्ट में पुट कर दिया। यहां ये काम नहीं करना, यहां पे जैसे सब्स्टिट्यूशन किए हो अब लिमिट्स भी चेंज करोगे। देखो ये x मेरा प्राइमरी वेरिएबल है, तो पहले x का वैल्यू क्या है? AC। Yes, sir. यहां पुट करो तो t का वैल्यू कितना हुआ? देखो AC बाई सी यानी a हो गया, A. लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है x का? B. BC। BC. अब t क्या हो जाएगा B बोलो? equal to B. राइट। तो देखो x AC से BC चेंज कर रहा था, अब t कहां से कहां कर रहा है? A से A B। to B. तो अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? अब लिखेंगे A से B, ये हो गया f ऑफ t, क्योंकि हमने x बाई सी को t पुट किया। देखो Yes, dx sir. कितना होता है? CDT. राइट, c dt। तो c बाहर चला गया पहला प्रॉपर्टी से, Yes, sir. और दूसरा प्रॉपर्टी से नाम बदल दिया, t को x कर सकते हैं। Yes, sir. आया ना? हाँ सर। तो a से b fx dx, देखो ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ ना, हाँ, कुछ सर। तो बोलो रे Yes, बच्चा। sir. Yes, sir. तो ये c टाइम्स देखो a टू b fx dx, देखो, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूं। मान लो मैंने यहां लिखा 0 से 2 पाई, अब यहां पे कुछ नहीं, देखो साइन ऑफ x बाई 2 dx दिया, ठीक है? तो सीधे तुम यहां पे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई साइन x dx, किसके बराबर होगा? Yes, sir. और ऐसा हम लोग कई बार अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इसलिए उसके Yes, लिए sir. प्रॉपर्टी याद रखना। इसको मिटाए। Yes, sir. हाँ सर। देख रहे हैं सर, रुकिए। लिख लो। समझ में ये जनरल प्रॉपर्टीज है, मतलब हर डेफिनिट इंटीग्रल इसको ओबे करेगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, याद रखना। जनरल प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है? वो भी हम लेंगे एग्जांपल, लेकिन थोड़ी देर बाद। लिख लिया सर। हो गया लिखना? यस सर।
देखो डेफिनेट इंटीग्रल में हम फाइनाइट बाउंडेड एरिया लेते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज समझो, से फॉर एग्जाम्पल tan x है, देखो ऐसा ग्राफ बनता है कि नहीं tan x का? हाँ है ना? यस सर। तो अब अगर हम इसे 0 से पाई या मान लो 0 से मैंने ये ले लिया 5π/4, ठीक है, तक इवेलुएट करने के लिए मैंने तुम्हें दिया। अब बीच में ये एरिया जो ओपन हो गया, इसकी वजह से यहां इंफिनिटी आएगा और यहां माइनस इंफिनिटी आएगा। यस सर। क्या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को कंपेयर करना आसान है? नो सर। नो सर। अब देखो यहां ये एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया। यस सर। तो ऐसे केस में 0 से 5π/4 सीधा अगर तुम इवेलुएट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ तो आएगा, लेकिन वो गलत आएगा। क्यों गलत आता है? देखो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी इंडेफिनिट के दौरान मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम लोगों ने किसी ने पूछा नहीं। देखो बाई पार्ट्स अगर हम लगाते हैं, देखो 0 से 1 x, 0 से 1। अब देखो 1 into log 1, अब हर स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, तो अब तुम्हें गड़बड़ समझ में आएगा। -1, देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया, x log x माइनस x, आप लिमिट न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाएंगे। 0 से 1 लगाया, 1 into log 1, अच्छी बात है, 0 हो जाता है। लेकिन जरा 0 into log 0 क्या डिफाइंड है? बोलो। नो सर। तो अब तुम क्या वैल्यू लिखोगे? वो तो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने वैल्यू सीधा लिख दिया था। तुम लोग अब क्या करोगे? और ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत केस आएगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों आया, पता है? ये देखो, ये इसका जजमेंट इसके ग्राफ में देखो, 0 पे ये फंक्शन, देखो ये ओपन हो गया एरिया, यस सर। और Yes, इसीलिए sir. ये देखो माइनस इंफिनिटी होता है, डिसकंटिन्यूअस है ये। यस सर। दैट इज व्हाई यू गेट अ प्रॉब्लम लाइक दिस। तो जब भी डिसकंटिन्यूअस कोई चीज, कोई फंक्शन होता है, तब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो देखो, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी तुम कह सकते हो कि प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, लिखो प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। पहले ये वाला लिखो, a to b fx dx इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे, a to c माइनस h fx dx प्लस c प्लस h से लेकर b fx dx, ठीक है। और बाहर एक लिमिट लगाओगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख लो, हम समझा दे रहे हैं, इसी का एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। देखो ये मान लो पॉइंट ए है और हम ए से लेकर बी तक इवेलुएट कर रहे हैं, और ये पॉइंट सी है जहां फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूअस है। तो अब देखो सी पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, ये पॉइंट सी पे फंक्शन को का इंटीग्रल को ब्रेकअप करोगे, और यहां देखो c माइनस एच तक लेंगे, फिर शुरुआत करेंगे c प्लस एच से, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फाइनाइट बाउंडेड एरिया हो जाएगा, यस। ठीक है। अब ये फाइनाइट बाउंडेड एरिया होगा, तो अब ये मेरा वैलिड होगा। देखो इसमें भी हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा केस इसका भी लिख दे रहे हैं। देखो ये समझ में आया क्यों ऐसे करते हैं? यस सर। तो यहां पे एक और छोटा सा बात लिख लो, वेयर fx is discontinuous, okay, at x equal to c in closed interval ab। ये बात ध्यान रखो कि यहां कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में भी लिखा जाता है। अब ये देखो, तो एंड पॉइंट्स पे देखो, ये अगर बीच में हुआ तो ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट और राइट में हुआ तो
मान लो कुछ ऐसा केस आया, ये सपोज करो x इक्वल टू a है और ये तुम्हारा b। तो देखो अब ये एंड पॉइंट a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां पे हम क्या करेंगे बोलो, सर इंटीग्रल कहां से शुरू करेंगे, a प्लस x से। तो देखो ऐसे केस में a टू b fx dx को हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ h अप्रोचिंग 0 a प्लस h से लेकर b fx dx। देखो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा केस है कि राइट साइड में डिसकंटिन्यूटी है, देखो वो भी तो हो सकता है। यस सर। मान लो ऐसे है, ये x इक्वल टू b है और ये x इक्वल टू a, राइट। अब बताओ यहां पे इसको b माइनस h से शुरुआत कर सकता है, यस सर। सॉरी a से शुरुआत करेंगे, खत्म कहां पे करेंगे, बी माइनस b माइनस तो a to b fx dx should be written like this, limit h tending to 0 a to b minus h fx dx, और तभी एक्चुअली तुम्हारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। अब देखो यहां जो फॉल्ट हुआ था, देखो इसका वैल्यू हम लोग को नहीं, हम लिख नहीं पा रहे हैं। अब यहां पे चेंज हम इसको ऐसे करेंगे, क्यों, देखो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये लगाना चाहिए, यस तो क्या लिखोगे, हाँ सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे h से 0 प्लस H2. h से 1 log h dx, यही ना लिखोगे। यस सर। यस सर अब यहां देखो ये क्या है, अब ये डायरेक्ट पुट कर देता हूं, ये देखो 1 इंटू लॉग 1 माइनस ऑफ h इंटू लॉग h, लिखा हुआ है माइनस 1 प्लस h, यस सर। ठीक है। देखो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो h log h को ऐसे लिख दो, log h बाई 1 बाई h माइनस 1, ये भी 0 हो गया। अब देखो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का केस है, लिमिट का। यस सर। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्या लिखोगे, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 बाई h डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई h स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो गया लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h माइनस 1, यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। देखो अब आया वैल्यू। यस सर। यस सर तो जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, क्लोज्ड इंटरवल में कैसा डिसकंटिन्यूटी है, लुकिंग एट दैट तुम उस हिसाब से इसको ब्रेकअप करोगे, ठीक है। तीनों केस समझ में आया, 6th प्रॉपर्टी का। यस सर। यस अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बात और एग्जांपल लूंगा, अब ये छोटा सा एक ही नहीं 2-3 लूंगा, तुम पहले फटाफट लिखो इसको। लिख रहे सर। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोलो। Is there anything which you could not understand here? समझ गए सर। चलो लिखो फटाफट। लिख लिया सर। लिख लिए सर। हो गया। अब देखो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। +1 होगा कि -1 होगा सर? कहाँ पे वही सर। -1 ही ना होगा। अरे माइनस माइनस का ही कॉमन लेगा, क्या करेगा कॉमन लेके। ये पार्ट पे लगाया तो देख 1 इंटू लॉग 1 माइनस h लॉग h, दूसरा वाला -1 प्लस h ना हो जाएगा, और h टेंडिंग टू 0 है तो वो तो ऐसे ही 0 हो गया।
ओके सर। ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा बात ये भी लिखो, रेडी? यस इसी सर। प्रॉपर्टी के अंदर एक बात लिखो, इन केस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन discontinuous at x equal to c. In case fx is a polynomial function discontinuous at x equal to c, then अब ये वाला लिखना, ये देखो जो बचेगा, ये देख a to b fx dx is equal to a to c और c से b। ठीक है, बस इतना। पॉलिनोमियल में लिमिट लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेकअप तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एकदम छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। देखो, से फॉर एग्जांपल मान लो fx इज इक्वल टू, मैंने लिखा से 2x माइनस 3 फॉर x लेस देन 0। ओके, और मैंने यहां पे लिखा 4x प्लस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैंने सवाल पूछा -1 से लेकर 4 fx dx निकालो। ठीक है, तो देखो -1 से 4 के अंदर, अब इसीलिए ये बात याद रखो कि कभी भी इंटीग्रेशन करने देता है तो पहले कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन जरूर टेस्ट करो। देखो 0 पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। व्हाट इज द LHL एट 0? -3 RHL -3 +5। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो सर। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो यहां तो प्लस h माइनस h नहीं करना है, लेकिन कम से कम ये जरूर काम करना है कि देखो -1 से लेकर 4 fx dx को हम ब्रेकअप जरूर करेंगे। देखो -1 से 0 fx dx और प्लस 0 से 4 fx dx, देखो ऐसा लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो -1 से 0 में ये कितना है? -1 से 0 में ये 2x माइनस 3 dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन तो तुम खुशी खुशी कर सकता है, यस सर। और 0 से 4 में ये 4x प्लस 5 है, हाँ या ना? यस सर। तब इंटीग्रेट आगे कर लेना। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तब कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन तो तुमको याद होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होता है? कांस्टेंट। यस यस सर। सर। डिग्री 1 ax प्लस b, डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a, ऐसा तुम पहचान सकते हो। ठीक है, मैं अब जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये सारे डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस है कि नहीं? हाँ सर। तो इन ये फंक्शंस जब भी इंटीग्रेशन में आए तो देखो देयर आर टू मेथड्स व्हिच यू कैन अडॉप्ट। मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर ये पार्ट आजकल पूछा जाता है। लिख हाँ लिया सर, सर। ये हो गया। क्या हुआ? लिख बोल लिया रहे हो? ये वाला। ठीक है, अब देखो दोनों मेथड सिखाने के लिए एक ही क्वेश्चन हम लेंगे, उसी से पैरेलली दोनों सीख जाओगे। देखो मान लो मैंने यहां पे इंटीग्रल पार्ट के अंदर x स्क्वायर dx दिया। ठीक है, अब याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाते वक्त मैंने क्लियरली बोला था कि इस बॉक्स के अंदर ये फंक्शन जब भी इंटीजर होगा ये डिसकंटीन्यूअस होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, एक्स स्क्वायर जब तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा तब इंटीग्रल पार्ट उसका क्या होगा? 0, हाँ या ना? यस। एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 2 तक जब लाई करेगा तो ये कितना होगा? इंटीग्रल पार्ट 1। एक्स स्क्वायर 2 से 3 में लाई किया तो ये 2। एक्स स्क्वायर 3 से 4 में लाई किया तो ये कितना होगा? 3। अब देखो एक्स स्क्वायर ये रेंज में है, यानी एक्स तुम्हारा 0 से 1 में आया,
x कहां से कहां आया देखो 1 से √2 और x देखो √2 से लेकर √3 और यहां पे हो गया √3 से लेकर 2। देखो 0 से 2 तक हम पहुंच गए। अब जरा ध्यान से देखो, यानी ये जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन 1 पे √2 पे √3 पे चेंज हो रहा है, आया ना? और ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। तो अभी अभी जो सिखाया देखो ये कांस्टेंट है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो यहां प्लस Yes, h sir. माइनस h लिखने का कोई जरूरत है नहीं है। No, तो sir. मैं लेकिन ब्रेकअप तो करना ही पड़ेगा। तो देखो पहला इंटरवल होगा 0 से 1, राइट? अब 0 से 1 में ये कितना है? 0। 0 सर। अब बताओ अगला इंटरवल क्या होगा? 1 से √2 सर। और उसमें क्या लिखेंगे? 1 1 dx। 1 अगला बोलो। √2 से √3 √2 सर। से √3 करेक्ट, 2 dx। dx यस। नेक्स्ट √3 3 से से 2, √4 √4 2 होगा, 2 dx। तो 2 सीधे हाँ, लिख सर। देंगे ना, ठीक है? देखो ये हुआ। अब ये बताओ पहला 0 का इंटीग्रल 0 हो गया। देखो अगला वाला का √2 -1। नेक्स्ट हो गया 2 टाइम्स ऑफ √3 -√2। अब ये 3 टाइम्स ऑफ 2 -√3। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। हाँ, देखो sir. 1 dx का इंटीग्रेशन ये 2x होगा, तो लिमिट्स पुट कर दिया अकॉर्डिंगली। अब देखो 3 into 2 6 - 1 that is how much? 5. Okay, minus 2 √2 plus √2, so -√2 -√3, so that's the value of this integral. ये है पहला मेथड, ठीक है? अब इसका दूसरा मेथड है ग्राफिकल। देखो ये तुमने ऐसे डिफाइन किया, इसको डिफाइन करने का भी जरूरत नहीं है। कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं। देखो लिमिट क्या है? इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2। अब उतने में ही इसके अंदर वाले का ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो 0 से 2 में ये ऐसा ग्राफ बनाएगा कि नहीं बोलो? और ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4। यस सर। तो अब ये देखो Yes, sir. x जब 0 से 2 में गया, ये कहां से कहां ट्रेवल किया? y एक्सिस के लॉन्ग। उसके बीच में इंटीजर्स कौन से हैं? 0 से 1 2 3 4 देखो देखो ये हो गया 1 2 3, करेक्ट? अब बताओ x² इक्वल टू 1 कब होता है? 1 पे। 2 कब होता है? √2 √2 पे। 3 कब होता है? √3 अब बताओ 0 से 1 में जब x वेरी कर रहा है, x² कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 1 0 से 1, यानी ये इंटीग्रल पार्ट 0 पे कांस्टेंट होगा। देखो ऐसा। हाँ सर। 1 से √2 में जब x वेरी किया, x² कहां से कहां वेरी किया? 1 से 2। अरे किसका घर में नॉइस आ रहा है? किसी एक का आ रहा है। अब देखो x जब 1 से √2 में है, तो x² 1 से 2 में है, तो इंटीग्रल पार्ट 1 होगा, ठीक है? हाँ सर। अब देखो √2 से √3 में जब x लाई किया, तो देखो ये ग्राफ कहां से कहां में लाई किया? देखो 2 से 3। इफ समथिंग 2 से वेरीज 3 बिटवीन 2 to 3, देखो इंटीग्रल पार्ट देखो ये होगा 2 2। उसके बाद देखो √3 से 2 में ये कितना होगा? ऐसे कांस्टेंट होगा। अब देखो ये स्टेयरकेस टाइप का ग्राफ बना, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस, यही ना मेरा x डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू है। तो देखो ये सभी रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं कि नहीं है? बोलो। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बोलो? दोनों साइड का प्रोडक्ट। यस सर। तो ये बताओ √2 - 1 इसका बेस है। यस सर। 1। यस हाइट सर। कितना है? 1। 1 तो देखो पहला रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू 1। देखो दूसरा रेक्टेंगल का बेस क्या है? √3 - √3 -√2 और हाइट कितना है?
2 2 यूनिट। 2 तीसरे रेक्टेंगल का रूट 2 माइनस। और हाइट कितना है 3। देखो क्या यही एक्सप्रेशन नहीं है। यस सर। हाँ इस सर। मेथड का सबसे मजेदार बात क्या पता है, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल मेथड होगा उतना कम आसान होगा ये मेथड। मतलब फंक्शन जितना ज्यादा यस कॉम्प्लिकेटेड, सर। ग्राफिकल मेथड उतना ज्यादा आसान। इनफैक्ट देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आता है जो अक्सर लोग मेरे से डाउट पूछता था। ठीक है, क्यों ये पहले पूछा था तेरा जेई एडवांस में। देख 0 से 100 इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x देख आईटीएफ में पढ़ाया था, याद होगा। पॉजिटिव के लिए देख ऐसा ग्राफ होता है, हाँ सर। ये अपर लिमिट π/2 ही ना होता है। तो x जब हाँ सर। तुम्हारा 0 से इंफिनिटी गया, tan इनवर्स x तो π/2 तक ही गया। π/2 कितना होता है 1.57। आया ना। तो उससे यस सर। छोटा 1 आएगा। अब बताओ tan इनवर्स x 1 कब सर होता है। इसका 99 क्या? नहीं बच्चा, tan 1 देखो पे tan इनवर्स x 1 होगा। हाँ सर, 100 माइनस 10 1। अब देखो 100 तुम लगभग मान लो यहां पे डाला, ठीक है, तो भी यहां देख π/2 से कम ही ना आएगा। तो अब उसका इंटीग्रल यस पार्ट सर। क्या हो जाएगा 1। तो देख अब अगर हम इसका 1। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देख ये वाला 1 पे होगा और ये क्या होगा 0। यानी इस ब्लॉक का एरिया चाहिए मुझे, और इस ब्लॉक का एरिया कितना हुआ 100 माइनस ऑफ tan 1। सी इट इज सो इजी। और ये याद रखो ये मेथड फास्टेस्ट है, ठीक है। अच्छा कुछ लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हो, लिखने में कोई सर। लिखने में कोई खराबी नहीं है। सर प्लस एच माइनस एच कब नहीं लिखना है वो वाला और एक बार बोल दीजिए ना। सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन, जब भी पॉलिनोमियल बन रहा है ना उसमें मत लिखना, और बाकी हर केस में लिखना, ठीक है। यस सर। Excluding polynomials, all cases you will take plus h minus h and then apply 0. Okay, यस सर। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर। जैसे ही नहीं समझ में आने लगे तुरंत बोल देना, ठीक है। हेजिटेट मत करना। सिर्फ 10 लोग क्लास कर रहे हैं। 10 लोग अपना अपना नाम बताओ तो, कौन कौन है। समीर है, सौरभ, निहाल है, और सर महीना। सर अनुराग सर। अनुराग, मैनाक, ओके, जुबैक है। कौन है नाम बताओ बच्चे। सर मोहम्मद आसिम। तुम वापस आ गया। सर मतलब सर मोबाइल चेंज हो गया सर। सर कभी दूसरा मोबाइल से क्लास कर लेते, कभी दूसरा मोबाइल से। अच्छा, और कोई नहीं है क्लास में। सौरभ सर। सौरभ तेरा भाई है सचिन। यस सर। चलो मिटा इसको। यस सर। अब 2-4 सवाल तुम लोग को देते हैं इसके ऊपर, और करके वो कायदा देखो कि तुम बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसी टाइप के ऊपर तुमको जो मेथड अच्छा लगे, दोनों में से जो तुमको बढ़िया लगेगा तुम उसी से सॉल्व करो, ठीक है। इसलिए क्योंकि इस पार्ट से देख जनरली क्वेश्चन एक आधा पूछ ही लेता है। चलो मैं 0 से 2 थोड़ा सा चेंज कर दिया, x² माइनस x प्लस 1 कर दिया, ठीक है। ये पहला वाला निकाल। 0 से इंफिनिटी 3/e⁻x dx, ओके। और 0 से 3π/2 यहां मैंने डाल दिया 2 sin x dx, ओके। थोड़ा सोचने वाला तुम। 0 से x इंटीग्रल पार्ट ऑफ t dt। चलो बस इतना ही बनाओ तुम पहले, फिर हम अगला प्रॉपर्टी सिखाएंगे। जल्दी करो।
देखो ग्राफिकल मेथड फास्टेस्ट होता है, ओके। उससे छोटा तुम्हारा और कोई मेथड नहीं। वो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है।
पहले का आंसर आया किसी का? सर सेकंड वाले का लॉन 2। लॉग 2 तो गड़बड़ है बच्चा। सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या 5 - √5/2 है? माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और +3/4 लिख सकते हो। देखो क्या ऐसा लिखेंगे अंदर वाले को? यस सर। यस सर। अब बताओ ये कैसा पैराबोला है? वर्टेक्स हाफ कमा 3/4। यस सर। देखो ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन मुझे कहां से कहां चाहिए बताओ? मुझे तो सिर्फ 0 से 2 चाहिए, तो लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दिया। अब यहां पे देखो x इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो ये कितना वैल्यू देता है? 2² - 2 + 1 दैट इज हाउ मच? 3। देखो तो इसका वेरिएशन रेंज कहां से कहां है? देखो बोलो। अरे इसका वेरिएशन रेंज 3/4 से 3 तक। 3 तक। तो उसके पहले 1 और 2 दो ही ना इंटीजर्स आएगा। यस सर। तो पहले सॉल्व कर लो। x² - x + 1 = 1 कब होता है? x² - x = 0। तो 0, 1 करेक्ट। तो देखो ये पॉइंट 0 पे ये 1 होगा, यानी ये ऐसे गया, और ये वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है। अगला वैल्यू अब बस एक बच गया। दिस इज इक्वल टू 2। तो x² - x - 1 is 0। तो x इक्वल टू 1 ± √5/2। देखो माइनस तो तुम लोगे नहीं क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 कब आ रहा है? 2 आया तुम्हारा 1 + √5/2 पे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, तो इसको ड्रॉ करो। देखो 0 से 1 में ये 0 पे होगा, 1 से 1 + √5/2 में कितना होगा? ये 1 पे होगा, और उसके बाद फिर यहां पे होगा। अब देखो ये एक ब्लॉक आया और ये एक ब्लॉक आया, और कोई ब्लॉक आया? नो अब सर। बताओ नो सर। इसका, इस रेक्टेंगल का बेस कितना है? 1 + √5/2 - 1 इंटू हाइट कितना है? 1। सेकेंड वाले ब्लॉक का 2 - (1 + √5/2 और हाइट कितना है? 2। अब देखो 2 2 4 -1 कितना हुआ? 3। ठीक यस है। सर। दिस -2 टाइम्स, यानी -1 + √5/2। नहीं अनुराग तुम्हारा ठीक आया था। तो 3 - 6 - 1 5 -√5/2। नहीं ठीक था अनुराग। 5 - √5/2 that is the value of this। देखो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। लिख लिए? लिख रहे सर। लिखो जल्दी। लॉजिक क्लियर होना चाहिए दिमाग में। यस सर। क्या बात है, लोग क्लास छोड़ छोड़ के भाग रहा है।
मिटा इसको। हाँ सर। ओके अब देखो 3/e⁻x क्या 3e⁻−x होता है? हाँ सर। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो। 0 से इंफिनिटी में देखो क्या ये डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरह का बनेगा? यस सर। देखो ये 0 से 3 तक वेरी करेगा। अब इसके पहले देखो ये 2 आएगा और ये 1 आएगा और तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब ये दोनों कब आता है कैलकुलेट कर लो। तो देखो 3/e⁻x अगर 2 है तो e⁻x इज 3/2। तो x कितना हुआ? log ऑफ 3/2। ओके अब देखो दिस इज इक्वल टू 1 यानी ये पॉइंट ऑटोमेटिकली log 3 हो गया। यस सर। ओके अब यहां 0 से log 3/2 में देखो ये 2 से 3 में वेरी किया तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 2। यहां से यहां 1 होगा और आगे क्या होगा? 0। 0। समझ में आया बात? तो अब एरिया किसका लेना है बताओ? इस पार्ट का और इस पार्ट का। देखो इसके अलावा और कोई लेना है? नहीं सर। तो ये एरिया कितना होगा? log ऑफ 3/2 -0 into 2 यस सर। और प्लस log 3 माइनस ऑफ log ऑफ 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस c। देखो ऐसा कहेंगे क्यों? अब कितना हुआ जोड़ के बोलो? तो log ऑफ 3/2 एक हुआ और एक हुआ log 3। सो कैन यू राइट दिस एज log ऑफ 9/2? क्यों? हाँ सर। तो ये ना आएगा आंसर। हाँ सर, हम डिवाइड कर देते इसको। तो देखो ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन को इजी बना रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये कट जाएगा ना। ठीक है अगला का आंसर बताओ। देखो 2 sin x कैसा ग्राफ होता है? इसमें तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो नहीं समझ में आया। देखो ऐसा ग्राफ होगा 3π/2 तक लेना है। ओके -5/4। माइनस क्यों लोगे? अरे -π/? नहीं, आंसर 5/4। गड़बड़ आया। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करो। देखो -2 से 2 ये वेरी किया। अब बीच में देखो ये 1 आया, 0 आया और -1 आया। देखो 2 sin x इज 1 यानी ये π/6 होगा। sin x हाफ। 2 कब होगा? π/2 पे।
ये होगा 5π/6, ये हो गया तुम्हारा 0 पाई पे, और पाई प्लस π/6 यानी हो गया, हाँ ठीक है ऐसे ही लिख देता हूं ना, पाई प्लस π/6। अब देखो x जब 0 से π/6 में लाई किया, ये 0 से 1 में वेरी किया, तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0। यस अब देखो अगला π/6 से π/2 में ये 1 से 2 में वेरी किया, तो देखो ये पॉइंट को छोड़ दो, ये 1 पे कांस्टेंट होगा, यहाँ 2 पे एक डॉट, π/2 पे एक ऊपर डॉट बनेगा, और यहां पे कितना होगा, ये फिर से 1 पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से यहां ये फिर कितना है देखो 0 से 1 यानी 0। देखो पाई से पाई प्लस π/6 इट लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, और फिर यहां पे ये -1 से -2 में है, तो देखो ऐसा होगा। अब इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो देखो एक ये हो गया ब्लॉक, एक ब्लॉक ये हो गया, फिर देखो ये, एंड देन अनदर वन इज दिस। अब बताओ एक पॉइंट से एरिया बाउंडेड पे कोई खास फर्क पड़ेगा? तो देखो 5π/6 माइनस π/6 यानी 4π/6, 2π/3 इसका बेस हो गया, हाइट कितना है 1, तो 2π/3 इस पार्ट का एरिया। देखो इसका बेस π/6 है और हाइट -1 यानी -π/6। सर -5/6 होगा। हाँ देखो ये π/3 इंटू -2, तो -2π/3, तो देखो ये -π/6, देखो आंसर आता है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो इजी है ना। यस सर। चलो अब अगला खुद फोर्थ बनाना। वाले का क्या सर? फोर्थ वाले का फोर्थ आंसर बता रहा है। बोलो। इंटीग्रल पार्ट x-1 इंटू इंटीग्रल पार्ट x-1 प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट x फ्रैक्शन पार्ट x। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1/2 और प्लस क्या बोला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट, ये आना चाहिए। लेकिन पहला टर्म में मेरा x-1 आ रहा है इंटीग्रल पार्ट। नहीं तो ये आना चाहिए एक्चुअली, हम तो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करके ही बता रहे हैं तुमको। चलो ट्राई करो, कोशिश करो कहाँ गलती है, ठीक है। यस सर। चलो जैसा मैंने बताया था बहुत लंबा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, ऑलराइट।